बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। पोर्टर के जाते ही मैं दरवाज़ा बंद करके जूतों समेत नरम और आरामदेह बिस्तर पर गिर गया। शायद तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे थे। सुल्तान शाह ने कुर्सी संभालते हुए फिर अपनी बात शुरू कर दी। मैं किसी मकसद के तहत मशवरे दे रहा था, न मजाक न मशवरा। मैं इस लड़की के साथ अब 15 मिनट भी नहीं गुजार सकता। एमी को तुमने उलझाना नहीं चाहा, अब ये खुद ही आ टकराई है। अताल भी नजाद है और हेरोइन भी पीती है, तो इस लाइन के लोगों से भी रवाबत रखती होगी। हो सकता है कि इसी से डॉन मार्सियानो के बारे में कुछ मालूम हो सके। पता नहीं वो क्यों तुम्हारे सर पर सवार हो गया है। मैंने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा, तुम ये बोल रहे हो कि डॉन मार्सियानो हमारा नहीं, वीरा का जाती मामला है, लेकिन किसी मरहले पर हमें भी वीरा का साथ देना होगा। वो बाद की बात है, सबसे पहले हमें गजाला को तलाश करना है। इसके बगैर हम किसी बात के पाबंद नहीं हैं। मैंने अपनी ये शर्त वीरा पर भी वाज़े कर दी थी। ठीक है, अब तुम मेरी जुबान से डॉन मार्सियानो का तज़किरा नहीं सुनोगे। मेरा तो ख्याल था कि तुम खुद भी इसे कैफरे किरदार को पहुंचाना चाहोगे, इसीलिए बार बार याद दहानी करा रहा था। इसमें शुबा नहीं कि वो बहुत दिलचस्प शिकार साबित होगा, मगर हमने वीरा के साथ बहुत वक्त जाया कर लिया। यहाँ हम इसके आने तक पूरी तरह आज़ाद हैं और अपनी तरजीहात के मुताबिक काम करेंगे। सुल्तान शाह ने खामोशी इख्तियार कर ली और मैं सूटकेस से शब ख्वाबी का लिबास निकालकर गुस्ल खाने में घुस गया। कई दिन की थकान और भाग दौड़ में मुझे नहाने का मौका नहीं मिल सका था। मेरा ख्याल था कि इस वक्त का गुस्ल गहरी नींद के साथ ही थके हुए असाब के लिए भी मुफीद होगा। नहाते हुए मेरा जहन एक मरतबा फिर हेरोइन में उलझ गया। शावर से गिरने वाली नीम गर्म पानी की तेज धारें बदन के मसामों के साथ ही जहन के दरीचे भी वाक कर रही थी और मैं सोच रहा था कि लोग इस दौर को खला से बिला वजह ही मौसूम करते हैं। ये खिलाई नहीं बल्कि बदतरीन जहनी खला का दौर था। हर जहन में हौलनाक बहराने सनसना रहे थे। हजूमों में गिरे हुए इंसान तन्हाई का शिकार थे। जोरावर अपने अफलास के शाकी थे और जो मुफलिस थे वो महरूमी के अजाब में जुलस रहे थे। मादी तरक्कियों ने इंसान को हवस में मुब्तला करके रख दिया था। हर शख्स पैसा कमाने की मशीन बनने पर तुला हुआ था, ख्वाह इसके लिए रातें स्याह करना पड़े या दिनों की मशक्कत सहना पड़े। और इस दौड़ में वो सारी कदरें टूट फूट का शिकार हो रही थी जो किसी भी मुआशरे को एक मजबूत इकाई की सूरत में मरबूत रखती हैं। खलूस और मोहब्बत फना हो गई थी। हवस के मुहीब साए हर रूप को निगलने के लिए बेताब थे। जिंदगी का हुस्न मांद पड़ गया था। सांसों में हरारत बाकी नहीं रही थी। इस घुटन से हर फर्द घबराया हुआ था। अपने गर्दो पेश को भूल कर बस अपनी जात में गुम हो जाना चाहता था और ये ख्वाब खुद फरामोशी की कैफियत बस नशे ही फराहम कर सकते थे, जिनमें हीरोइन सबसे आगे थी। सब जानते हैं कि ये जहर है, मगर वक्ती निशात और कैफो सुरूर के लिए इसकी तलब दिन ब दिन बढ़ रही थी। चंद घंटों के सफर में भी मेरे कान इन नामनूस नहीं रहे थे। एमी बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद पर हीरोइन के एक स्मगलर के वार से बाल बाल बची थी और काली आंखों वाली बेबाक लड़की ने बड़ी भी फसाहत के साथ हीरोइन से अपने ताल्लुक का वाज़े इजहार किया और वो सब अपने अपने जहन के किसी मुहीब खला को पाटने के लिए कोशां थे। ठीक 9 बजे त्यारा किसी सुबह अंदाम परिंदे की तरह हेथ्रो एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड कर गया। जो मैं मंजिलें तय करता गजाला से करीब होता जा रहा था, मेरे असाब पर हैजान तारी होता जा रहा था और अब तो आखिरकार मैं पाकिस्तान में अपनी जात को लाहक तमाम खतरात को फरेब देकर आखिरकार बरतानिया की सरजमीन पर आ ही पहुंचा था, जहां वीरा ने गजाला को यरगमाल बनाकर रखा हुआ था। मेरा जहन गजाला में उलझा हुआ था, मगर निगाहें पुरतजस्सस अंदाज में खिड़की से बाहर भटक रही थी, क्योंकि इस सरजमीन पर मेरी वो पहली लैंडिंग थी। बाहर से हीथ्रो एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट के मुकाबले में साल खोरदा और गंदा नजर आ रहा था, लेकिन टर्मिनल की रोशन और साफ सुथरी इमारत अंदर से बहुत पुरशकूह थी। गैंगवे से निकलकर कई राहदारियों में घूमती हुई ब्रिटिश एयरवेज के मुसाफिरों की भीड़ एक ही सिमत में चलती रही और आखिरकार इमिग्रेशन हॉल में दाखिल हो गई, जहां पाइप रेलिंग के सामने एक दूसरे से दूसरे सिरे तक मुतअद्दिद कतारें बनने लगी। हर कतार के सामने ऊंची डेस्क और कुर्सी, मर्द और औरत इमिग्रेशन अफसरान विराजमान थे। पाइप रेलिंग के पीछे से मुसाफिर बारी बारी अंदर दाखिल होते थे और चंद सानियों में फारग होकर खुशी खुशी आगे बढ़ जाते थे। आखिरकार मेरी भी बारी आ गई। इमिग्रेशन अफसर ने ऐनक के मुहद्दब अदसों के पीछे से तेज निगाहों से मेरा जायजा लिया, फिर पासपोर्ट की वर्क गर्दानी करते हुए नाम बरतानिया आमद का मुद्दा और मुद्दत क़याम दरियाफ्त की, फिर एक खाली सफ़े पर मोहर लगाकर 3 माह के वीज़े का इंदराज कर दिया। मैं अफसर का शुक्रिया
शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गया और इस हाल में जा पहुंचा जहां कन्वेयर पर सामान आता है। चंद सानियों बाद सुल्तान शाह भी मुझसे आ मिला और मैंने वो कठिन मरहला तय हो जाने पर इत्मीनान की सांस ली। मुझे डर था कि कहीं बरतानवी अफसरान हमारे पासपोर्टों में जालसाजी न पकड़ लें, मगर वीजा लगने के बाद वो खतरा टल गया था। सामान आ जाने के बाद हमें कस्टम अफसरान का सामना करना पड़ा। ये तुम्हारा ही है? कस्टम अफसर ने दोनों हाथों से मेरे सूटकेस को कुर्बानी के बकरे की तरह थपकते हुए सवाल किया। इसे तुमने खुद पैक किया है? मेरा जवाब इस्बात में पाकर दूसरा सवाल किया गया और मैंने इस बार भी इस्बात में जवाब दिया। खोलो, उसने अचानक सख्त लहजे में कहा और मैंने निहायत इत्मीनान के साथ ताले खोलकर सूटकेस का ढक्कन उठा दिया। मैं अपने सूटकेस की तरफ से बेफिक्र था, लिहाजा मेरी तवज्जो उसी काउंटर पर बराबर वाले एक सफेद फार्म जोड़े पर मरकूज हो गई। कस्टम अफसर ने मर्द के दोनों जूते उतरवा लिए थे और जूते को पेट से लगाए इसकी ऊंची एड़ी और एक खोखला सुआ पेवस्त कर रहा था। इस कार्रवाई का शिकार होने वाला सख्त मुस्तरिब था और बार बार अपना निचला होंठ दांतों से काट रहा था। मैंने महसूस किया कि इसकी टांगे भी कांप रही थी। शुक्रिया, इसे बंद कर लो, मेरे सामने वाले अफसर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो सूटकेस की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद इसे मेरे आगे खिसका चुका था। मैंने कपड़ों वगैरह को यूं ही ठोंस कर सूटकेस बंद किया और उसी लम्हे बराबर वाले सफेद फार्म ने नंगे पांव अचानक नक्काशी के रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। इसके जूते की तलाशी लेने वाला अफसर जूता वहीं छोड़कर बिजली की सी सुरअत के साथ काउंटर पर से कूद कर बाहर निकला था और इसी के साथ उसने जेब से निकाल कर विसल बजा दी थी। वो सूरत हाल इस कदर अचानक रूनुमा हुई थी कि किसी को कुछ पता न चल सका क्या हुआ था और वहां अफरा तफरी के साथ सनसनी फैल गई, मगर भागने वाला कस्टम हाल से बाहर जाने में कामयाब न हो सका। विसल बजने तक दो बावर्दी सिपाही इसे अपने मजबूत गिरफ्त में ले चुके थे और वो मुगलजात बकता हुआ खुद उनकी गिरफ्त से छुड़ाने की जान तोड़ कोशिश कर रहा था। इसी असना में उसकी तलाशी लेने वाले अफसर ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया। इस वक्त तक हाल में तलाशी का अमल मौकूफ हो चुका था और अमले का हर फर्द अपनी जगह मुस्तैद खड़ा एक एक मुसाफिर की नकलो हरकत का जायजा ले रहा था। छोड़ो मुबर्रा, कॉलर छोड़ दो, उल्लू के पट्टे, नंगे पैरों भागने वाला मुजाहमत करते हुए चीख रहा था। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तुम लोग शरीफ शहरियों को बिला वजह हरासा करते हो। शरीफ शहरी? इस अफसर ने गाली खाकर उसके कॉलर को जोर से झटका देते हुए कहा, कोई जुर्म नहीं किया तो जूते क्यों छोड़ के भागे थे? आओ तुमको दिखाऊं कि एड़ियों में तुमने क्या लाया हो। तुम झूठे हो, मेरे जूतों में कुछ नहीं था। तुम बिला वजह मुझ पर तशद्दुद कर रहे हो। मैं तुम पर दावा कर दूंगा, मेरा डॉक्टर गवाही देगा कि मैं गुर्दों का मरीज हूँ। गुर्दे के दर्द से बेचैन होकर मैं गैर इरादी तौर पर अचानक दौड़ पड़ा था। वो शख्स मुसलसल हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। आसार से साफ जाहिर था कि वो मुजरिम था और राज फाश होने के खौफ से उसने अंजाम पर गौर किए बगैर फरार होने की नाकाम कोशिश की थी, मगर उसके वावेला मचाने पर वहां मौजूद भीड़ में उसका एक हमायती भी पैदा हो गया। इसका कॉलर छोड़ दो ऑफिसर, एक दराज कद सफेद फार्म ने आगे बढ़कर दखल अंदाजी करते हुए कहा, तुम वर्दी में होते हुए इस पर तशद्दुद करके दोहरे जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हो। तशद्दुद? ऑफिसर पलटकर हैरत से बोला, अगर मैं बर वक्त इसे ना पकड़ता तो ये दोनों मुहाफिजों को गिरा कर फरार हो गया होता। शायद तुम इसकी मुगल्लजात भी नहीं सुन रहे। ये मुजरिम है, मुगल्लजात बक रहा है तो इसे अदालत ले जाओ। तुम वर्दी में होने की बिना पर धांधली नहीं कर सकते। हम जंगल में नहीं, कानून के साए में रह रहे हैं। मैंने खुद तुम्हें इसके कॉलर को झटका देते हुए देखा था। अफसर उस शख्स को घूर कर रह गया, लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उसने फौरन ही अपने शिकार का कॉलर छोड़कर हाथ थाम लिया था और मुसल्ला मुहाफिज ने इस पर पिस्तौल तान लिए थे। वो सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी कि रुए जमीन पर एक मुआशरा ऐसा भी था जहाँ मुल्ज़िम नहीं बल्कि मुजरिम के भी कुछ मुस्तनद कानूनी हकूक थे। कैसी अजीब बात थी कि मजमा में से एक आम तमाशाई ने एक बाइख्तियार अफसर को इल्जाम लगाया था और इस अफसर ने दखल अंदाज होने वाले पर आनते जुर्म का इल्जाम आयद करते हुए इसे भी साथ घसीटने की बजाय अपनी गलती तस्लीम करते हुए मुजरिम का कॉलर छोड़ दिया था। हमारे मुल्क में तो इसकी एक जसारत पर नंगे पांव भागने वाले को गोलियों से भूनकर पुलिस मुकाबले की ड्रामाई कहानी तैयार की जा सकती थी। इस शख्स की साथी बदस्तूर अपनी जगह खड़ी रुमाल में मुंह छुपाए रो रही थी। चंद अफसरान इन दोनों को मुश्तबा जूतों समेत एक कमरे की तरफ ले गए और हाल में चंद लम्हों बाद दोबारा मुसाफिरों को निपटाने का काम शुरू हो गया। सुल्तान शाह के फारग होने तक मैं वहां रुका था। फिर हम दोनों ही एक साथ बाहर निकल आए और अंडरग्राउंड के निशानात के सहारे हीथ्रो ट्यूब स्टेशन की तरफ हो लिए। मेरी मालूमात के मुताबिक लंदन में तेज तरीन और सस्ते सफर के लिए जेरे
ज़मीन चलने वाली बरकी ट्रेनें सबसे बेहतर थीं जो एयरपोर्ट से शहर के किसी भी हिस्से में पहुंचा सकती थी। ज़ेरे ज़मीन स्टेशन पर ही सयाहों के लिए मालूमात का मरकज और होटलों की बुकिंग का इंतजाम भी था, जहां से कमोबेश हर बजट के एतबार से रहायश का इंतजाम किया जा सकता था। गो मेरे लिए भी वो नया तजर्बा था, लेकिन सुल्तान शाह के लिए जिंदगी के हर शोबे में इतना नज़्म ज़ब्त हैरान कुन था। मैंने मुख्तलिफ नक्शों और किताबचों के हसूल के बाद मालूमात के काउंटर पर थोड़ा सा वक्त जाया किया और ये मालूम करने में कामयाब हो गया कि किंग्स क्रॉस का इलाका रिहाइश के लिए मुनासिब होगा, जहां कुर्बो जवार में सस्ते होटल बकसरत वाक़या थे। इसके बाद ट्यूब के रूट के नक्शे पर थोड़ी सी दिमाग सोजी करने के बाद ये भी अंदाजा हो गया कि किस स्टेशन से बाहर निकले बगैर आदमी कई ट्रेनें बदल कर ऐसे मुकामात पर भी रसाई हासिल कर सकता था जो बराह रास्त किसी एक ट्यूब सर्विस से मुंसलिक नहीं थे। प्लेटफार्म पर ट्रेन मौजूद थी और एयरपोर्ट से आने वाले अपने जुमला साजो सामान समेत ट्यूब में सवार हो रहे थे। मैंने कुर्बो जवार के काउंटर से $100 का नोट पाउंड्स में तब्दील कराया और पकार्डली लाइन की स्टेशन पर मौजूद ट्रेन में सवार हो गया जो बराह रास्त किंग्स क्रॉस पर उतारती थी। चंद मिनट बाद ट्यूब के खुदकार दरवाजे बंद हुए और वो बरक रफ्तारी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। ज़ेरे ज़मीन तारीक सुरंगों के बाद खुले आसमान के नीचे सफर शुरू हुआ। ट्यूब रास्ते में हर स्टेशन पर मुकर्ररा मुद्दत के लिए रुकती हुई आगे बढ़ती रही। फिर मुज़ाफ़ात से निकलने के बाद सफर का बेशतर हिस्सा सुरंगों में तय होने लगा। लंदन में अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा कारआमद बनाने के लिए मैंने ट्यूब के जैसे जेबी नक्शे का मुतालिया शुरू कर दिया ताकि कम से कम वक्त बर्बाद करके मतलूबा मुकामात पर पहुंचने में कामयाब हो सकूं। इस मुताले के दौरान इंकशाफ हुआ कि शेफर्ड बुश का इलाका, जहां के बार टेंडर से वीरा के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल हो सकती थी, किंग्स क्रॉस स्टेशन से खासी दूर सेंट्रल लाइन पर वाक़या था। मैं सारे रास्ते इसी मामले में मुनहमिक रहा और सुल्तान शाह बाहर के दिल फरेब मनाजर या सुरंगों के अंधेरों से लुत्फ अंदोज होता रहा। मैंने कुछ देर बाद उकता कर नक्शा मोड़कर जेब में रख लिया और बेबसी से शीशों पर बने हुए इन निशानात को देखने लगा जिन पर तंबाकू नोशी की वाज़ेह ममानत दर्ज थी। हेथ्रो पर ट्यूब का टिकट खरीदते हुए मुझे किराया महंगा होने का एहसास हुआ था, मगर सफर की तवालत को देखते हुए ये एहसास ज़ायल हो गया और आखिरकार ट्यूब किंग्स क्रॉस के स्टेशन में दाखिल हो गई। प्लेटफार्म से गुजरने के बाद ऊपर और नीचे चलने वाली अजीम शान सीढ़ियों पर सैकड़ों अफराद खड़े नजर आए जिन्हें ऊपर नीचे की आमदोरफ्त में जरा भी जहमत नहीं करना पड़ रही थी। हम दोनों अपने सामान समेत ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर सवार हो गए। बज़ाहिर वो लंदन की शहरी ट्रांसपोर्ट का एक मुकामी निज़ाम था, मगर इसका राबता मुल्क गिर ट्रेनों से भी मिला हुआ था क्योंकि किंग्स क्रॉस स्टेशन गैर मामूली तौर पर बड़ा था और वहाँ मौजूद सहूलियात से जाहिर हो रहा था कि ब्रिटिश रेल सर्विस इस स्टेशन से गुजरती थी, जो हमारे लिए शायद एक इजाफी सहूलत होती। मशरक से आने वालों के लिए इस शहर को फ़ज़ा बड़ी सहर अमेज थी। हर शख्स अपनी धुन में मगन था, किसी को दूसरे की मसरूफियात से कोई गर्ज नहीं थी। नौजवान जोड़े सरेआम एक दूसरे को रवायती मगर भी अंदाज में अलविदा या खुश आमदीद कह रहे थे। सयाहों के परे बांध बांध के कपड़ों और साजो सामान के साथ घूमते फिर रहे थे और किसी को अजनबियत का कोई एहसास नहीं था। यूं मालूम होता था जैसे वो सब वहीं के शहरी हों। हमारे पास न ज्यादा वजनी सामान था, न हम पुरतकान गालब थी, इसलिए हम सूटकेस उठाए काफी देर तक इस इलाके में घूमते रहे और आखिर हमने बिलग्रीव स्ट्रीट के एक सस्ते लेकिन आरामदेह होटल में क़याम का फैसला कर लिया, जहां अंग्रेज के मुताबिक मुल्हका बाथरूम की सबसे बड़ी अयाशी मैसर थी। रात को फ्रैंकफर्ट के होटल में गहरी नींद लेने के बायस हम दोनों ही ताज़ा दम थे और इस शह निगारा अपना वक्त होटल के कमरों में बंद रहकर जाया करना नहीं चाहते थे। इसलिए सामान से छुटकारा पाकर हमने अपने पासपोर्टों के अलावा कुछ रकम साथ ली और होटल से निकल खड़े हुए। मेरे पास वीरा का दिया हुआ वो खास क्रेडिट कार्ड भी मौजूद था जिसके जरिए मैं एक वक्त में किसी भी जगह से $5000 के मुसावी मालियत की खरीदारी कर सकता था। खराबी बस ये थी कि कार्ड किसी BC गिलमोर के नाम पर था, मगर वीरा ने मुझे 2 ऐसी मुसद्दका दस्तावेजात भी दी थी जिनमें से एक पर मैंने अपनी तस्वीर चस्पा कर ली थी और मैं कहीं भी खुद को इस नाम से शनाख्त करवा सकता था। लंदन से बाहर इसकी बहुत सी चीजों का शोहरा है जिनमें दरियाए टेम्स, बिग बेन, पिकार्डली स्क्वायर और ट्रीफाल्गर स्क्वायर शामिल हैं, मगर सुल्तान शाह ने इन सब को नजरअंदाज करते हुए पहले ऑक्सफोर्ड सर्कस चलने की फरमाइश की और हम अपने स्टेशन में दाखिल होकर विक्टोरिया लाइन के प्लेटफार्म पर पहुंच गए। ऑक्सफोर्ड सर्कस की नीम दायरे नुमा सुरंग में प्लेटफार्म से गुजर
गुजर कर हम बाहर निकले तो वहाँ हर तरफ सयाहों का अज़दहाम था। सुल्तान शाह कुछ देर तो मेरे साथ बाजार की सैर करता रहा, फिर वो पूछ ही बैठा, ये ऑक्सफोर्ड सर्कस कहाँ है? जहाँ हम स्टेशन से निकले थे वहीं ऑक्सफोर्ड सर्कस था, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था। मैंने कहा, वो बोर्ड तो मैंने भी देखा था मगर सर्कस कहीं नजर नहीं आया। उसने सादगी से कहा, ओह, तो तुम उसे वो जानवरों वाला सर्कस समझ रहे थे। मैंने एक गहरी सांस लेकर हंसते हुए कहा, तो क्या कोई और भी सर्कस होता है? उसने मासूमियत से सवाल किया। अंग्रेज अजीब कौम है, इसका सर्कस ऐसा ही होता है। मैंने उसकी सादा लोही से महजूज होते हुए कहा, ये सर्कल यानी चौराहे को सर्कस कहते हैं। इस शहर में तुम्हें जा बजा सर्कस नजर आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है हर जगह जानवरों के बजाय इंसानों के हजूम चलते फिरते नजर आएंगे। ला हौला वला कुव्वत, वो खिफ़त अमेज़ अंदाज में हंसा। मैंने उसे इसी ख्याल से ऑक्सफोर्ड सर्कस के लिए कहा था कि यहाँ थोड़ी देर बैठकर मस्करों और जानवरों का तमाशा देखेंगे। अगर सर्कस सिर्फ चौराहे ही होते हैं तो लानत भेजो इन पर, क्यों ना हम इसी लम्हे से अपने काम का आगाज कर दें। मैं इस पर अपनी राय मुसल्लत नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसने वलायती सर्कस से मायूस होकर मेरे दिल की बात कह दी थी, जिसे मैंने बिला तामल कबूल कर लिया। हमारे काम का आगाज दो मुकामात से हो सकता था। पहला तो रिसल स्क्वायर के करीब इंपीरियल होटल से, जहां वेरा को क्याम करना था, मगर वहां वीरा के अलावा किसी और से राब्ता कायम नहीं किया जा सकता था और मुझे पूरा यकीन था कि वीरा इतनी जल्दी लंदन नहीं आ सकेगी। इसके बाद दूसरा ठिकाना शेफर्ड बुश के इलाके में एस्क्वेज आर्म्स नामी पब था, जहां का जैकब मैकफरसन नामी बारटेंडर मैगी हार्वे के बॉयफ्रेंड के हवाले पर वीरा के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात फराहम कर सकता था। इस वक्त हम दोनों काफी आगे निकल गए थे। थोड़ी देर तक भटकने के बाद हम बॉन्ड स्ट्रीट के ट्यूब स्टेशन पहुंच गए। मैंने जेब से नक्शा निकाल कर देखा और हम बेधड़क अंदर घुस गए, क्योंकि शेफर्ड बुश जाने वाली सेंट्रल लाइन ट्यूब इसी स्टेशन से गुजरती थी। लेकिन ट्यूब का टिकट खरीदने से पहले ही मैंने अपना इरादा तब्दील कर दिया, क्योंकि सामने ही फोन बूथ मौजूद था। टोनी या जैकब मैकफरसन लाख वीरा के एतमाद का आदमी सही, लेकिन उससे बराह रास्त मिलना हिफ्ज़े मातकद्दम के मुनाफी हो सकता था। बेहतर यही था कि टेलीफोन डायरेक्टरी से पब का नंबर तलाश करके इसे फोन कर लिया जाए। थोड़ी सी तलाश के बाद डायरेक्टरी से इसे एसक्यू आर्मीज का फोन नंबर मिल गया, जो मैंने ट्यूब के जेबी नक्शे पर नोट कर लिया और चंद ही सानियों बाद मैं घंटी के जवाब में दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने का इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग, मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए नरम लहजे में कहा, क्या टोनी से बात कर सकता हूँ? मैं बोल रहा हूँ। रिसीवर पर उसकी सर्द मोहराना आवाज उभरी, मगर तुम्हारी आवाज नहीं पहचान सका। मैं मैगी हार्वे का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ, मैंने आहिस्तगी से कहा। हेलो जॉनी, दूसरी तरफ से लहजे में अचानक गर्मजोशी और कार आई। तो तुम यहाँ पहुँच ही गए, कहाँ ठहरे हुए हो? शहर के एक होटल में हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने मोहतात लहजे में कहा। क्या तुम्हें मेरी आमद के बारे में पहले से इल्म था? ओह यस। मैगी हार्वे का नाम लेते ही इसका लहजा बहुत दोस्ताना हो गया था। मैडम इज ग्रेट, वो जो कहती है वो किसी न किसी तरह हो ही जाता है। अब 2 बजे पब बंद हो जाएगा और 4 बजे तक मेरी छुट्टी होगी, मगर मैं पब में रुक कर तुम्हारा इंतजार करूंगा। पब बंद होगा, तुम पिछले दरवाजे पर घंटी बजा देना, मैं ठीक 2:30 बजे तुम्हारा मुंतजर रहूंगा। शुक्रिया टोनी। मैंने रिसीवर हुक से लटकाया और वापस हो लिया। ये वीरा भी बड़े गजब की औरत है। सुल्तान शाह की तफसील सुनकर बोला, कराची में बैठी है मगर लंदन से राब्ता बरकरार है, पल पल की खबर रखती है। मैं उसे साथ लेकर इसी इलाके के एक पब में जा बैठा। सुल्तान शाह के लिए स्क्वाश और अपने लिए बियर का मग लिया था। इस वक्त पब में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बस 4-6 ही गाहक जमे हुए थे, वरना बेशतर तो बस काउंटर पर ही फारग होकर लौट रहे थे। हम दोनों 1 बजे तक वहां बैठे अपनी आइंदा हिकमत अमली तय करते रहे। टोनी के हौसला अफजा रवैये से मुझे उम्मीद हो चली थी कि हम जल्द ही गजाला से मिल बैठेंगे, लेकिन इस बारे में वक्त का तयन टोनी से मुलाकात से पहले नहीं किया जा सकता था। वहां से शेफर्ड बुश ट्यूब स्टेशन का फासला चंद मिनट से ज्यादा नहीं था, लेकिन बाहर दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि मतलूबा पब स्टेशन से खासी दूर वाक़या था। हमारे पास वक्त काफी था, इसलिए हम दोनों बातें करते हुए पैदल ही पब की तरफ चल दिए। इसी रास्ते में एक बड़ा बस स्टॉप भी आया, जहां एशियाई मर्दों, औरतों और बच्चों की कसरत थी। इनमें कई सिख अपनी वज़ाकता के एतबार से दूर से पहचाने जा सकते थे। करीब से गुजरते हुए बोर्ड पढ़ने से मालूम हुआ कि लंदन के मशहूर सिख अक्सरियती इलाके साउथ आल जाने वाली बसें वहां से गुजरती थी। चहलकदमी के अंदाज में बाजार और दुकानें देखते हम 2 बजे के बाद मतलूबा पब के करीब पहुंच गए।
सियाह बैकग्राउंड पर बड़े बड़े सुनहरे हरूफ में एक्सक्यूज आर्म्स का नाम दूर ही से देखा जा सकता था। टोनी ने हमें बल्कि मुझे 2:30 बजे का वक्त दिया था, लेकिन ये भी बता दिया था कि पब 2 बजे बंद हो जाता है, लिहाजा सुल्तान शाह को कुर्बो जवार में चौकन्ना रहने की हिदायत करते हुए 2:15 बजे में पब की तरफ बढ़ता चला गया। हस्बे तवक्को पब बंद था। इसके अकबी दरवाजे पर जो फिल हकीकत बगली दीवार में वाक़या था पहुंचा और दीवार गिर बटन दबा दिया। पब के अंदरूनी हिस्से से कहीं घंटी की आवाज़ बुलंद होते ही मैंने बटन से उंगली हटा ली। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी अंदर से जवाब न मिला तो मैंने रेस्ट वॉच देखते हुए दोबारा ज़रा तवील घंटी बजाते हुए सोचा कि कहीं टोनी पाबंदी वक्त के बारे में पक्का अंग्रेज ही ना हो। अगर मेरा वो ख्याल दुरुस्त था तो मौसूफ से मुलाकात के तयशुदा वक्त में अभी चंद मिनट बाकी थे। मैंने फैसला कर लिया कि अगर टोनी दूसरी घंटी के जवाब में न आया तो तीसरी घंटी ठीक 2:30 बजे बजाऊंगा। इस वक्त मुझ पर एक एक लम्हा भारी गुजर रहा था। टेलीफोन पर होने वाली बेतकल्लफाना गुफ्तगू के बाद इतलाई घंटी की तरफ से उसकी सर्द मोहरी गैर फितरी सी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो अंग्रेज नस्ल से था। वो लोग घर में छुट्टी मना रहे हों तो लंगोट में आराम करते हैं, लेकिन एहतियातन टाई लगाकर जूते मोजे भी पहन लेते हैं कि अचानक कोई मुलाकाती निकल ही आए तो लिबास के मामले में बदजौकी का ताना न दे सके। मैं ऐसी ही खराफात सोचकर वक्त गुजारता रहा। सुल्तान शाह ने कोई ऐसा ठिकाना तलाश किया था जो मेरी निगाहों से ओझल था। आखिरकार ठीक 2:30 बजे मैंने तीसरी इतराई घंटी बजाई, मगर जवाब में अंदर सन्नाटा ही छाया रहा। इस मर्तबा हर गुजरते हुए लम्हे के साथ मुझे तशवीश होने लगी। फिर मैंने गैर इरादी तौर पर दरवाजे पर हाथ का हल्का सा दबाव डाला तो वो अंदर खुलता चला गया और मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। वेरा लाइट का मोतमद खास इतना गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता था कि मुझसे मुलाकात का वक्त तय करके कोई पैगाम दिए बगैर अपने पब का अकबी दरवाजा खुला छोड़ जाता। मैंने गर्दो पेश का जायजा लिया तो हर तरफ मैदान साफ था। मैंने फुर्ती के साथ अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद किया और बुलेट चढ़ा दिया। सनसनी और हैजान के साथ ही मुझे खतरा भी लाहक था, क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल निहत्ता था। मोहतात और बेआवाज कदमों से मैं अंदरूनी कमरे से होता हुआ आगे बढ़ा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। बार काउंटर के करीब शफाफ और चिकनी खोपड़ी वाले एक उदेड़ उम्र और दराज कामत सफेद फार्म की खून में नहाई हुई लाश फर्श पर पड़ी हुई थी, और वो यकीनन टोनी था जो 2:30 बजे खिलाफ मामूल पब में रुक कर मुझसे मिलने वाला था। दूर ही से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसे किसी तेजदार आले से ज़िबा किया गया था। उसने फोन पर बताया था कि 2 बजे पब बंद हो जाता है, जबकि मैं 2:15 बजे पब के अकबी दरवाजे पर पहुंच गया था और बज़ाहिर बंद होने के बावजूद अंदर से गैर मुकफ्फल था। इसका मतलब था कि कातिल इसी राह से अंदर दाखिल हुआ था और जो कुछ हुआ वो 2 और 2:15 के दरमियान हुआ था। टोनी अपनी सेहत और जिसामत के एतबार से कोई गया गुजरा इंसान नहीं था जो शहर आग पर छुरी चलते ही जान दे देता। उसने दम तोड़ने में भी कई मिनट लिए होंगे और कातिल अंजाम तक पहुंचने तक जरूर वहां ठहरा होगा। मेरा अंदाजा था कि जब मैंने 2:15 बजे पहली बार घंटी बजाई तो कातिल वहां मौजूद था और टोनी दम तोड़ रहा था। इसके बाद मैं मुसलसल बाहर मौजूद था और कातिल को फरार का मौका नहीं मिल सका था। अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक सफाक और शहजोर कातिल अपने हथियारों समेत इस चारदीवारी में मौजूद था। टोनी को ज़िबा करने के बाद इसके सर पर खून सवार था। दूसरा शिकार इसके मुश्तल असाब के लिए बहुत आसान साबित होता और मैं बिल्कुल निहत्ता इसके रहम करम पर था। शायद वो अंदर मेरी मौजूदगी से आगाह था और कहीं छुपकर मेरी निगरानी भी कर रहा था। अचानक एक आवाज़ पैदा हुई। मैं भड़क कर पलटा और मौत की बेयकीनी मेरे बदन के सारे मसामों से ठंडे ठंडे पसीने की धारें बह निकली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।